नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ इरशाद राही। दुआ और उम्मीद यही है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे आपकी ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही होगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिल की बात इरशाद राही के साथ आपको एक अजीम हस्ती से मैं मिलवाता हूँ। आज भी मैं आपको एक ऐसी अजीम शख्सियत से मुलाकात रूबरू कराने जा रहा हूँ जिनका नाम सुदाम चंद चंदवानी जी है, जो कि बाबा ठाकुरदास इंटर कॉलेज के सरबाग में जो एक बड़ा स्कूल है उसके प्रधानाचार्य हैं। तो उनसे जानेंगे उनकी दिल की तमाम बातें, उनकी एजुकेशन के ऊपर, चूँकि आप शिक्षाविद भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत प्यारे इंसान भी हैं और हमारे मित्र भी हैं। तो सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने किस तरह से इस लाइन को चुना। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके रूबरू फाउंडेशन के सभी चाहने वालों को नमस्कार। वैसे तो मेरा जो एजुकेशन था, एमएससी करने के बाद किसी और फील्ड में जाने का शुरू में कोशिश थी, शायद मेडिकल में जाने का, लेकिन वो फिर चेंज होता गया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाने का, आईएएस वगैरह बनने के लिए हमने तैयारी की। वहाँ पे भी सफलता नहीं मिली और ये सब करते करते उम्र भी हो गई, बाद में शादी भी हो गई। जब शादी हुई तो हमारी जो वाइफ थी वो एमएससी बीएड थी और एक स्कूल में ऑलरेडी वो अपने शहर में पढ़ाती भी थी। महाराष्ट्र की हैं, अमरावती शहर की हैं। शादी के बाद जो है उन्होंने 1-1.5 महीने के बाद फिर अपनी इच्छा जाहिर की कि हम यहाँ लखनऊ में भी पढ़ाना चाहते हैं। इधर हम थोड़ा भी स्ट्रगल फेस में थे, अपने कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे थे और हमारा जो पुश्तैनी कारोबार था वो था मेडिसिन का, मेडिकल स्टोर था। उन्होंने जब अपनी बात रखी तो हमने अपने पेरेंट्स से बात की, क्योंकि हम लोगों का जो सिंधी समाज है बेसिकली वो बिज़नेस कम्युनिटी समाज है। औरतों को जॉब करने की ऐसी कोई ख़ास आवश्यकता होती नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता था शायद पेरेंट्स नहीं मानते, तो उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी था। तो ये इस मामले में खैर हम लोग खुशनसीब हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर वो एक प्रोग्रेसिव नेचर के हैं, लिबरल थे। उन्होंने कहा कि नहीं, पढ़ाई की है तो उसका बेनिफिट ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है, समाज को भी मिलना चाहिए और घर के लिए अगर फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है तो वो भी अच्छा है। तो उन्होंने परमिशन दे दिया। तो उसके बाद फिर 2 जगह पे मैडम ने ट्राई किया, लखनऊ पब्लिक स्कूल और CMS, दोनों जगह इंटरव्यू दिया और चांस की बात है कि दोनों जगह इनका सिलेक्शन हो। अरे वेरी गुड। और LPS के तो खुद वहाँ के मैनेजर साहब जो है वो घर पे अपॉइंटमेंट लेटर लेके पहुँचे थे। तो काफ़ी खुशी का माहौल था उस समय। और जैसे ही उनको स्कूल में ज्वाइन करना था, एक दिन पहले जो है वो CMS का भी फ़ोन आ गया कि आपका सिलेक्शन यहाँ हमारे यहाँ भी हो गया है, आप आइए और आके ज्वाइन कीजिए। तो CMS की जो कि रेपुटेशन अच्छी है, कई ब्रांचेस हैं, सैलरी स्ट्रक्चर वहाँ का अच्छा था, तो अल्टीमेटली उन्होंने CMS राजेंद्र नगर को ज्वाइन किया था वहाँ पे। वेरी गुड। तो आप जब ये टीचिंग प्रोफेशन में आ गए, तो जिस समय आप पढ़ा रहे थे बाबा ठाकुरदास इंटर कॉलेज में, वहीं से आपने हाई स्कूल भी किया, तो उस समय क्या आपकी जहन काम करता था कि स्टाफ है, लोग हैं, किस तरह से आप उनको देखते थे या वहाँ की तमाम चीज़ों को किस तरह से आप लेते थे? और जब आज आप प्रिंसिपल हैं तब आप उन चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्योंकि जब टीचर होता है तो आदमी को बहुत सारी चीज़ें नहीं अकड़ती हैं, लेकिन जब प्रिंसिपल होता है, किसी जिम्मेदारी पद पे होता है, तो उसको बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है तकलीफ देती हैं। अच्छा, हमने जो भी अपनी कहानी बताई वो वाइफ के सिलसिले में बताई, अभी हमारी पूरी कहानी कोई नहीं थी, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं पहले। तो जब वाइफ हमारी टीचर बन गई तो हम उनको कॉलेज छोड़ने जाते थे, उनके स्कूल छोड़ने जाते थे, लेने आते थे। अपना बिजनेस जो था मेडिकल स्टोर, वहाँ पे भी टाइम देते थे और साथ में कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी करते रहते थे। प्रेग्नेंट हो गई वो और थोड़ी सी उनको तकलीफ भी थी, लेकिन किसी तरीके से उन्होंने अपना समय वो जो है पूरा किया। 10-12 दिन मात्र रह गए थे उनकी डिलीवरी को। तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब इतना 7-8 किलोमीटर का जो घर से स्कूल का सफ़र है वो करना सही नहीं होगा, क्योंकि रास्ते में स्कूटर से जाने में झटके भी लगते हैं और तकलीफ भी थी उनको। तो ये रिस्क उन्होंने कहा उठाना उचित नहीं रहेगा, तो बेहतर है अब छुट्टी ले लें। तो वहाँ की प्रिंसिपल मैम से बात की गई, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, छुट्टी नहीं मिल पाएगी क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा और आखिरी तक जो है हमारे यहाँ टीचर्स आती रहती हैं, 1-2 दिन पहले तक आती रहती हैं।
तो आप आते रहिए, छुट्टी नहीं मिलेगी। 1-2 दिन और के बाद जो है फिर वो तकलीफ बढ़ी, तो फिर उनसे कहा गया, तो उन्होंने कहा देखिए छुट्टी नहीं मिलेगी, आप इससे अच्छा है रिज़ाइन करके चले जाइए। अच्छा। हाँ, बाद में कभी आके आप ट्राई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो उस समय स्थिति ऐसी थी कि रिज़ाइन करना उचित नहीं समझा गया, तो हमने उनको ये ऑफ़र दिया कि आप इनको छुट्टी दे दीजिए हमारी वाइफ को, उसकी जगह पे हम पढ़ा देंगे बच्चों को। अच्छा, अरे वाह। हम खुद ही पोस्ट ग्रेजुएट हैं पोस्ट ग्रेजुएट हैं और ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो उस पर वो बात मान गई और उनका ठीक है आप बच्चों को पढ़ा दीजिए, और हम फिर बच्चों से, उनके गार्जियन से फीडबैक लेंगे। अगर उनको कोई एतराज़ नहीं है तो हमको भी कोई एतराज़ नहीं है। तो जब हमने वहाँ बच्चों को पढ़ाया तो हमको भी लगा कि मतलब ये तो काफ़ी अच्छा फील्ड है, इसमें एक तो खुद को भी मज़ा आने लगा और इसमें भी जो है ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाना, कॉम्पिटिशन्स जो है बीट करना थोड़ा सा एक रिस्की भी लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। और फिर इसमें हमें लगा कि जो सोशल गेन हो सकता है, जो मकसद हमारा था ज़िंदगी का वो पूरा हो सकता है। तो हमने सोचा कि अब इसमें ही ट्राई करते हैं, टीचर बनते हैं। वेरी गुड। तो हम अपने कॉलेज में, वहीं बाबा ठाकुरदास सेंटर कॉलेज में गए, वहाँ हमने पता किया तो साइंस की पोस्ट खाली भी थी वहाँ पे। लेकिन दिक्कत ये थी कि हमारा जो है बीएड किया हुआ नहीं था, पोस्ट ग्रेजुएशन था, और हमने यूजीसी भी क्वालिफाई कर रखा था। यूजीसी नेट क्वालिफाई करने का मतलब हम किसी डिग्री कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए जो है एलिजिबल थे। लेकिन हमको जो कहीं लेक्चरशिप के लिए मान लीजिए कहीं ऑफर आ भी रहा था तो लखनऊ के बाहर से, यहाँ के कॉलेजेस में नहीं था, और हम अपने घर को छोड़ नहीं सकते थे, कुछ ऐसे हालात थे उस समय। तो हमने सोचा फिर ठीक है, जहाँ इतना रुके हैं तो 1 साल और सही, हम बीएड कर लेते हैं। तो हमने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाई हो गया, और लखनऊ में केकेसी कॉलेज में हमारा एडमिशन भी हो गया। और वहाँ पढ़ाई करते हुए साल भर की पढ़ाई थी, वो साल भर का कोर्स था बीएड का। इस समय तो शायद 2 साल का हो गया है। तो हमने वहाँ पे टॉप भी किया है, जो कॉलेज में हाईएस्ट मार्क्स आए थे हमारे। फिर हम अपने कॉलेज में वापस आए, लेकिन वहाँ पे जो है एक कोर्ट की समस्या थी, एक रिट लगी हुई थी। वहाँ के टीचर्स ने हमारे कॉलेज को जो माइनॉरिटी स्टेटस मिला हुआ था उसको चैलेंज किया हुआ था। माइनॉरिटी स्टेटस किसी भी कॉलेज को 2 वजह से मिलता है, या तो रिलीजियस बेसिस में मिलता है या लैंग्वेज के आधार पे। तो हमारे यहाँ जो है सिंधी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के आधार पे ये स्टेटस मिला हुआ था। तो मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने कहा कि आप इसमें खुद से जो है ट्राई करके देखो, वकील से मिलो, परस्यू करो इस केस को। अगर कोर्ट परमिट कर देता है, मैनेजमेंट को अपॉइंटमेंट करने की परमिशन मिल जाती है, तो फिर हम आपको देख सकते हैं। अगर इंटरव्यू में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई और कैंडिडेट मिलता है तो अलग बात है, नहीं तो कोशिश करेंगे आप ही का करेंगे। तो फिर हम वकील साहब के साथ लगे, और उसके बाद जो है फिर केस जो है आया, सुनवाई हुई। वकील साहब ने कहा कि बच्चों का क्यों नुकसान कर रहे हैं, जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो तो आगे तय होगा, आप जो है टीचर्स को अपॉइंटमेंट करने की मैनेजमेंट को परमिशन दे दीजिए। और उन्होंने कोर्ट से जज साहब ने जो है ये परमिट कर दिया। तो मैनेजमेंट ने सीट जो है वो पोस्ट एडवर्टाइज़ की। उसके बाद 2 पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई, एक साइंस की और एक जो है मैथ की। तो चांस की बात है, देखिए साइंस पोस्ट पे हमारा हो गया, और मैथ पोस्ट पे हमारी वाइफ जो CMS में थी उन्होंने आके अप्लाई किया, उनका भी दोनों लोगों का हो गया। दोनों एक ही जगह पढ़ एक ही जगह पे। तो सर ये बताइए कि जब आप पढ़ा रहे थे तो उस समय जो आपका स्कूल था, विद्यालय था, वो कैसे रन कर रहा था, और क्या क्या उस समय की समस्याएं थी? एक तो ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की समस्या उस समय भी थी और इस समय भी यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ जो है स्टाफ को सैलरी मिलती है, बाकी विद्यालय के रखरखाव के लिए, वहाँ के बिजली के बिलों के लिए, मेंटेनेंस के लिए, फर्नीचर के लिए किसी तरह का कोई भी फंड नहीं है। तो मैनेजमेंट जो है प्रयास करता था उस समय, समाज से जो है सहायता मांगता था, क्योंकि सिंधी समाज का ये विद्यालय है। सिंधी समाज के इस समय जो है 2 विद्यालय जो इंटरमीडिएट से मान्यता प्राप्त हैं, एडेड कॉलेजेस। वो एक तो हमारा है बाबा ठाकुरदास इंटर कॉलेज, दूसरा जो है वो सिंधी विद्यालय इंटर कॉलेज है। तो समाज से डोनेशन आता था, उसी से जो है बिजली के बिल भी मैनेजमेंट जो है पे करता था, और उसी से जो है मेंटेनेंस भी होता था। कभी कमरे बनवा दिए, कभी फर्नीचर वगैरह जो है वो सेटअप कर दिया, इस तरह चलता रहा सिलसिला। लेकिन इधर कोविड काल के बाद जो है ये समस्या आ गई कि लोगों को देने में, डोनेशन देने तक में जो है दिक्कत आ गई। तो उससे जो है मैनेजमेंट के जो फंड थे वो काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो गए।
तो फिर अब ये समस्या आ गई कि बिजली के बिल वगैरह कैसे दिए जाएं और तमाम जो दूसरे मेंटेनेंस के खर्चे हैं वो कैसे दिए जाएं। तो फिर उसमें हमने अपने स्वयं से ही प्रयास करना शुरू किया कि अपनी सैलरी से जितनी मदद हो सकती है वो इन बच्चों के लिए, ताकि बिजली ना कटे, ताकि सभी सुविधाएं, जैसे स्वीपर हमारे यहाँ नहीं था तो स्वीपर एक रखा गया, उसको भी लगभग 5,000 सैलरी दी जाती है, वो भी हम अपनी तरफ से जो है अपनी सैलरी से जो है वो दे देते हैं। तो इस तरीके से जितनी संभव हो सकती है, जितनी हैसियत है, 20-25 हज़ार हर महीने हम अपने से खर्च करके चला रहे हैं। ये तो चलिए बिल्डिंग और वो और फंडिंग की हो गया। जैसे बहुत से टीचर हैं जो पढ़ाना नहीं चाहते हैं कि बच्चों को प्रॉपर वे में पढ़ाया जाए, किया जाए, वो टाइम पास करते हैं, तो उनसे कैसे काम लेते हैं? शुरू में ये समस्या आई थी जब हम प्रिंसिपल बने थे, तो जो सीनियर टीचर्स थे वो एक्सेप्ट करने में अभी उनको जो है दिक्कत आ रही थी कि एक जूनियर हमारा जो है प्रिंसिपल बन गया है। प्रिंसिपल बनने के कुछ दिन के बाद का एक वाकया है, सीनियर टीचर्स थे हमारे 2, हम इधर क्लास में पढ़ा रहे थे, आखिरी पीरियड चल रहा था, अभी आधा घंटा स्कूल को ख़त्म होना बाकी था। वो आधे घंटे पहले ही जो है अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और बैठ के गेट खुलवा के बाहर चले जाते हैं। हमको भी नहीं बताना उन्होंने उचित समझा। तो ये एक तरीके से अनियमितता थी, इनडिसिप्लिन था। तो अब या तो ये था कि सीनियर थे वो, तो हम कुछ ना कहते, अगर कुछ नहीं कहते हैं तो फिर उस केस में इनडिसिप्लिन बढ़ता चला जाएगा। तो दूसरा तरीका ये था कि उनको नोटिस दें कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। हम नहीं होते कॉलेज में तब तो अलग बात है। तो हमने अगले दिन उनको जो है शो कॉज नोटिस दिया। उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरीके से हमारे साथ करेंगे। लेकिन चूंकि उन्होंने गलत किया था तो उससे वो थोड़ा डर भी गए। आए फिर बाद में उन्होंने गलती अपनी स्वीकार की, उन्होंने कहा नहीं आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, आपको बता के जाना चाहिए था, कुछ अर्जेंसी थी हमारी, जाना ज़रूरी था, लेकिन आपको इतला करके परमिशन लेके तब जाना चाहिए था, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी बातें थी। और वो फिर देखते थे कि जब प्रिंसिपल साहब खुद जो है दिन भर लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो वो भी उससे कहीं ना कहीं मोटिवेट होते थे। हमारा ये हमेशा उद्देश्य रहता था कि डांट डपट के काम कराने से बेहतर है कि अपना जो आदर्श है वो उनके सामने रखें, तो उससे जो है वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। हमने अपने जो है उसमें कॉलेज में प्रिंसिपल ऑफिस में एक कोटेशन भी लगा रखा है, द स्पीड ऑफ टीम लीडर इज द स्पीड ऑफ टीम। अरे वाह! जो टीम लीडर की स्पीड होती है वही फिर टीम की भी स्पीड होती है। और एक हम लोगों के उसमें एजुकेशन फील्ड में एक कहावत भी है कि जब प्रिंसिपल दौड़ते हैं तब टीचर जो हैं चलते हैं, और जब प्रिंसिपल चलता है तो टीचर बैठते हैं, और जब प्रिंसिपल बैठ जाता है तो टीचर सो जाते हैं। तो हम इसलिए दौड़ते रहते हैं कि हमारे कम से कम जो है वो टीचर चलते रहे। हालांकि अब उन्होंने दौड़ना भी शुरू कर दिया है, और इस साल का जो रिजल्ट आया, हालांकि पहले से भी 2-3 साल 4-5 साल से 100% आ रहा था, इस साल पूरा 100%, यानी सारे के सारे बच्चे, वो भी बहुत अच्छे नंबरों से, फर्स्ट डिवीजन मार्क से सारे बच्चे पास हो गए। और पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है। अच्छा, हम लोगों ने जब पढ़ा, आपने भी पढ़ा, तो हम लोगों को तो बड़ी कुटाई होती थी, है ना। टीचर्स को पूरा अधिकार था कि भाई आप मार सकते हैं। आज हालात बदल रहे हैं, आप मार नहीं सकते, आप डांट नहीं सकते। इन परिस्थितियों में स्टूडेंट्स को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए, एक तो अब सीसीटीवी कैमरा जो है वो कॉलेज में लग गए, सारे क्लासेस में लगे हैं, आगे भी लगा है कैमरा, पीछे भी लगा है, टीचर क्या कर रहा है वो भी पता चलता रहता है। ऐसे वाक़यात होते हैं किसी टीचर ने झुंझला के या सुधार करने की दृष्टि से किसी बच्चे को चांटे मार दिए। अब वो बच्चा जो है आया हमारे पास शिकायत लेके आया कि इस टीचर ने सर मारा है। तो फिर उसके बाद हम कैमरा देखते हैं, वॉच करते हैं, देखते हैं गलती कहाँ है, किससे है। अगर टीचर की वाकई गलती है तो फिर उनको बुलाया जाता है, उनको कहा जाता है कि नियम के अनुसार काम करना है। जितना हम किसी को प्यार से समझा सकते हैं, उस पर असर डाल सकते हैं, उतना मार से नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चे तो बड़े उदंड टाइप के होते हैं, कैसे कंट्रोल? तो उसके लिए तरीका ये होता है कि फिर उनके गार्जियंस को बुलाया जाता है। अच्छा। और फिर उनको पूरा नहीं तो कुछ दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए जैसे सस्पेंड कर दिया। एक हफ्ते तक इसको नहीं आना है, घर पे बिठाइए, तो इसको एहसास लगेगा कि इसको किस वजह से घर पे बिठाया गया है, और वाकई फिर उनमें सुधार आता है। और ये बिल्कुल गवर्नमेंट की सही पॉलिसी है कि जितनी ताकत प्यार में है उतनी मार में नहीं। हाँ, तो सारी समस्याओं का हल तो मोहब्बत में ही है। लोग मोहब्बत के दुश्मन भी तो हैं। इसमें हमारे यहाँ सिंधी में, सिंधी भाषा, उसको हम हिंदी में भी ट्रांसलेट करते हैं। एक गीत है, बहुत खूबसूरत सा गीत है, आप इजाज़त दे तो हम गा के सुनाते हैं। गीत के बोल हैं कि मोहब्बत दे मोहब्बत वट, मोहब्बत में मज़ो आहे,
मोहब्बत दे मोहब्बत वठ मोहब्बत में मज़ो आए, मतलब मोहब्बत दीजिए मोहब्बत लीजिए, मोहब्बत में बहुत मज़ा है। और हम लोग क्या सिंधी समाज जैसे बिजनेस कम्युनिटी है जी, लेने देने में काफ़ी माहिर होते हैं, लेकिन वास्तव में हमको सौदा क्या करना है, क्या लेना है, क्या देना है, वो भूल जाते हैं। तो उस पे शायर कह रहा है कि मोहब्बत वठ मोहब्बत दे मोहब्बत वठ मोहब्बत में मज़ो आहे, इहो ई आहे दुनिया में सचो सौदो विढ़ऊं छा लाए। मतलब यही एक सच्चा सौदा है, तो हम लड़ते क्यों हैं आपस में, क्या कहने था। उसके बाद आगे कहते हैं वो शायर साहब, न रहेंदे तू न रहेंदुम मां, न रहेंदो कुछ विढ़ऊं छा लाए। न आप रहोगे न हम रहेंगे तो फिर हम लड़ते क्यों हैं। सही है। फ़क़त हिकु यार जो नालो वञे रहंदो विढ़ऊं छा लाए। सिर्फ एक वही यार का नारा, यार का जो नाम है, ईश्वर का जो नाम है, खुदा का नाम, बस वही बचेगा जाके, तो हम फिर लड़ते क्यों हैं। तो ये मोहब्बतें बांटते रहिए बच्चों में। मोहब्बत का मतलब खाली एक स्त्री पुरुष में नहीं, माँ का बेटे के साथ बड़ा दायरा है, यहाँ तक कि जानवरों के साथ। आप किसी जानवर से मोहब्बत कीजिए, देखिए आप कितनी वो कदर करता है। से मोहब्बत हो जाती है, नेचर से मोहब्बत है। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ कोएड भी है जी, इन दोनों को किस तरह से आप बैलेंस करते हैं। हमारे यहाँ जैसे पहले ये सिस्टम था कि अगर किसी एक क्लास के 2 बैच हैं, लड़कों का अलग रहता था, लड़कियों का अलग रहता था, तो हमने उसमें खुद नोटिस किया कि वो बदअमनी ज़्यादा होती थी वहाँ पे। अच्छा। लड़के जो है वो अक्सर लड़कियों के जो है क्लास में जाके वहाँ पे, क्योंकि अट्रैक्शन पैदा होता था, वहाँ जाते थे, वहाँ जाके जो है वो कुछ इस तरह के व्यवहार करते थे जो आपत्तिजनक होते थे। तो हमने फिर उनको मिक्स कर दिया। अगर एक सेक्शन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर 2 सेक्शन भी हैं तो आधे लड़के आधे लड़कियाँ, और फिर उनके बीच में लगातार जो है ये प्रयास रहता है असेंबली से, टीचर से कह के, बीच बीच में उनको मोटिवेट करके कि हम सब भाई बहन हैं आपस में, न कोई इसमें धर्म का और न कोई इसमें जो है सेक्स का इस तरह का बंधन है, ये सब हमारे भाई हैं, हम बहन हैं, हमें उसी तरीके से व्यवहार करना है। लेकिन ये उम्र ऐसी होती है, जवानी की जो उम्र होती है, जिस तरह के बच्चे हैं उनमें कभी कभी वो सब हार्मोनल डिसबैलेंस है, या जो समाज में कुछ हो रहा है वो सब देख के, खास करके मोबाइल के तमाम जो है इस तरह के चैनल हैं, तमाम इस तरह के वीडियोस हैं, जिसको देख के वो कहीं ना कहीं कुछ हरकतें करने का प्रयास करते हैं। तो ये CCTV कैमरा जो है लगातार हम लोग वॉच करते रहते हैं, टीचर्स हमारे सजग रहते हैं, तो कहीं भी कोई इस तरह की एक्टिविटी दिखाई पड़ती है तो फिर उनको बुलाया जाता है, समझाया जाता है, और फिर सुधार है काफ़ी हद तक आता है। अच्छा ये बताइए, कहते हैं कि एजुकेशन बहुत मस्ट है किसी भी समाज के लिए, परिवार के लिए और राष्ट्र के लिए। तो ये जो अभी एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं बच्चों को, और ये जो भी हमारे टीचर्स उनको देते हैं, किस तरह से उनको लेके जाते हैं, तो कितना आप देखते हैं कि इनमें सुधार आ रहा है। क्योंकि आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पसमानदा तबके के बच्चे हैं, उनके क्या पढ़ाई का चलन उतना नहीं है। हम समझते हैं कि वहाँ के माँ बापों को भी पढ़ाई से उतना नहीं है, वो तो ये चाहते हैं कि वो किसी तरह से ये पढ़ लिख जाए और हाई स्कूल इंटर कर ले और बाकी काम वाम करके अपना 2 वक्त की रोटी कमा ले जी। तो इसके बारे में आपका क्या नज़रिया है, कैसे इन लोगों को मोटिवेट करके कि भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ लिख कर आप बनिए, कुछ करके दिखाइए। नहीं, काफ़ी हद तक सोच में बदलाव आया है। अच्छा। हम तो खुद नोटिस करते हैं कि पहले ज़्यादातर जो गार्जियंस आते थे मीटिंग्स में, जैसे आते थे पेरेंट टीचर्स मीटिंग में, तो उस पर जब हम लोग उनसे साइन लेते थे तो पैड मंगाना पड़ता था, उस पर वो अंगूठा लगाते थे, और ऐसा करते हुए उनको कोई शर्म भी नहीं आती थी, करते थे ऐसा। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि इधर जो हमने मीटिंग्स वगैरह ली उसमें वो साइन करते थे। अच्छा। इसका मतलब उनके बच्चों ने भी घर पे जो है अपने माँ बाप से कहा कि नहीं, ये अंगूठा लगाना जो है ठीक नहीं है, कम से कम नाम तो कम से कम लिखना सीख लीजिए। और वो ये जानते हैं कि आज की दुनिया जो है वो पढ़े लिखों की दुनिया है। आप अगर अनपढ़ हैं तो आपको कोई भी जो है बेवकूफ़ बना सकता है। तमाम जो है सरकार की जो योजनाएं हैं, अगर आप मान लीजिए जानकार नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपको नहीं मिल पाती। चाहे आधार कार्ड बनवाना है, चाहे निवास प्रमाण पत्र बनाना है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए भी पढ़ाई लिखाई चाहिए। तो वो अब समझने लगे हैं, जो नहीं पढ़ पाए हैं वो पढ़ना चाहते हैं, कम से कम अपने बच्चों को तो ज़रूर पढ़ाना चाहते हैं। अब बच्चे जो हैं वो ज़रूरत कभी कभी होती है कि घर में जो है फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है,
तो पढ़ाई लिखाई कभी छोड़ के वो काम धंधे में भी लग जाते हैं या उसके साथ भी जो है पढ़ाई करते रहते हैं। लेकिन घर वाले उनके हमेशा ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो कम से कम हाई स्कूल के बाद इंटर और ग्रेजुएट ज़रूर हों। अच्छा, जब आप कॉलेज छोड़ देते हैं, कॉलेज के बाद घर आते हैं, तो क्या तभी आपके जहन में कॉलेज की तमाम समस्याएं, प्रॉब्लम, योजनाएं चलती रहती हैं या कुछ आपके अपने शौक भी हैं जिनको आप पूरा करते हैं? चूँकि अब हमारे कॉलेज की अपनी ये समस्या है कि हमारे यहाँ जो क्लर्क हैं वो पिछले 2-3 साल पहले उनका देहांत हो गया था। उससे पहले भी जो है वो चूँकि उनको एक ख़राब आदत थी पीने की, ड्रिंक करते थे, तो पूरा ध्यान नहीं देते थे, तो काफ़ी हद तक जो है उनका काम भी हम करते थे। अब चूँकि स्कूल में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते रहते वो चीज़ें नहीं हो पाती थी पूरी, तो वो काम फिर हम घर में लाना शुरू कर देते थे। और आज का सारा काम लगभग जो है वो कंप्यूटर्स पे होता है, तो लैपटॉप भी जो है डेली घर लाना, वापस ले जाना, कुछ किताबें लेके आना, तो ये काम जो है घर पे भी बैठ के करना होता था। कई बार तो रात के काफ़ी देर तक बैठ के करना होता है। तो अपनी जो ख्वाहिशें होती हैं, हमको जैसे संगीत का शौक़ है, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने का, हारमोनियम बजाने का या कुछ गीत सुनने का, पुराने गीत, तो वो सब दब गई? वो मौका नहीं है। कभी भी मौका मिलता है, जैसे गीत वगैरह तो चूँकि टीवी पे देखना है, सुनना है, वो तो कर लेते हैं, लेकिन बजाने के लिए तो सीखना पड़ेगा, एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ेगी, एक रियाज की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए टाइम नहीं मिलता। तो लेकिन ये बताइए कि उसके लिए तो फिर आप परिवार को भी टाइम नहीं दे पाते होंगे, भाभी जी को भी नहीं दे पाते होंगे। अब ये चांस की बात है कि तो गुस्सा भी करती होंगी। हमारी वाइफ जो कि खुद भी एक प्रिंसिपल हैं, एक ही फील्ड के हैं, लखनऊ में शायद ये दूसरा केस है कि जहाँ एडेड कॉलेजेस में हस्बैंड वाइफ जो है वो प्रिंसिपल हैं, टीचर्स तो बहुत होंगे, तो वो भी जानती हैं कि स्कूलों की क्या समस्याएं हैं, कितना काम होता है। वो अपने काम में जो है वहाँ इतनी ईमानदार हैं, परेशान रहती हैं, काम ज़्यादा होता है तो आदमी परेशान होता ही है। हम अपने काम में तो कभी तो रूठ जाती हैं। फिर जब घर आते हैं तो एक दूसरे को अपनी परेशानी बताते हैं कि आज हमारे यहाँ यह हुआ, हमारे यहाँ वो हुआ। अब चूँकि हम फिर समाज से भी जुड़े हैं, समाज, हमारे सिंधी समाज में पंचायती सिस्टम होता है, तो हम एक पंचायत के मुखिया भी हैं, वो भी काम देखना होता है। अचानक कहीं से न्यूज़ आ गई कि पंचायत के किसी सदस्य के घर में जो है वो डेथ हो गई, तो वहाँ जाकर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करवाना है, उनके पगड़ी में जाना है। शादी के लिए जो है वो हर बार हमारे पंचायत के किसी भी सदस्य की शादी होती है तो मुखिया के रूप में हमको इनवाइट किया जाता है। वहाँ जाके जो वहाँ पे वर पक्ष वधु पक्ष आपस में मिलते हैं, उनकी मिलनी करवाना, तो उसमें भी टाइम देना पड़ता है। तो जो घरवाली को जितना टाइम देना चाहिए, वाइफ को जितना टाइम देना चाहिए, उतना वाकई नहीं दे पाते हैं। तो हालांकि कहती तो कुछ नहीं तो होता होगा कि कहती कुछ नहीं है, लेकिन किस तरह से गुस्से का अपना इजहार करती ये होता है जैसे बात करना बंद हो गया था। अच्छा, हाँ, लड़ना नहीं होता है, बात नहीं करेंगी तो उससे आदमी समझ आता है। या कभी कुछ कह दिया, कैसे मनाते हैं, कभी कुछ कह दिया तो हम उसका फिर जवाब नहीं देंगे, तो वो बात खत्म हो जाती है। तो फिर वो थोड़ा 2-4 दिन जैसे मान लीजिए रूठा रोटी चली, उसके बाद फिर और कोई उपाय नहीं है इसका। फिर हमने आपने हाँ, फिर ये तो होता ही है कि मार्केट ले गए या कहीं पिक्चर दिखाने ले गए, या कभी हमारे यहाँ जैसे घर में छोटे बच्चे भी रहते हैं किराएदार के रूप में, वो ऊपर आ गए तो वही आके दोनों में समझौता करवा देते हैं। उन्हीं को प्यार करते करते जो है आपस में प्यार हो जाता है। चलिए कुछ आपसे छोटे छोटे सवाल पूछेंगे और रैपिड फायर समझिए उसको जी, क्योंकि आप समाज के अंदर हैं। तो प्रिंसिपल साहब ये बताइए कि हमारा रैपिड फायर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके कि राजनीति में आपको कौन सा नेता आपको सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट है? बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में हमारा कभी इंटरेस्ट ज़्यादा रहा नहीं है। अच्छा, तो चूँकि अब गवर्नमेंट जॉब में है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है जो बिहेवियर के रूल्स हैं कि वर्तमान सरकार को आपको सपोर्ट करना है, उनकी बुराई नहीं करनी है, और वर्तमान सरकार ठीक ठाक काम कर भी रही है और भारत के प्रधानमंत्री हैं, काफ़ी सशक्त हैं, काफ़ी उन्होंने अच्छे काम किए भी हैं, अच्छे नेता हैं। और फिल्मी हीरो में कौन पसंद है आप? अमिताभ बच्चन हमारे जो है वो शुरू से फेवरेट रहे हैं। वो ज़माना था कभी जो है लंबी लंबी लाइन में खड़े होकर टिकट लेके हमने देखा है। अच्छा। और चूँकि हमारी लंबाई भी उसी हिसाब से ज़्यादा है, हाँ, सही बात। तो कुछ लोग हमसे कहते भी थे आप ऐसे लगते हैं अमिताभ बच्चन की तरह। तो कभी एक्टिंग का भी आपको आया शौक कि कुछ एक्टिंग किया जाए? ऐसा तो नहीं, लेकिन स्कूलों में जैसे ड्रामे वगैरह हुए तो हमें याद है कि हमने एक ड्रामे में हिस्सा लिया था, रविंद्रालय में कार्यक्रम हुआ था और उसमें अशोक बने थे। अरे अशोक का दी ग्रेट,
अच्छा, राइटर आपका कौन फेवरेट है, ये जिसने बहुत प्रभावित किया हो, क्योंकि आप स्टडी भी करते हैं? हाँ, हमने प्रेमचंद को जो है काफ़ी पढ़ा है। हाँ, तो खास करके उनकी जो बहुत भावुक जो रचनाएं हैं, मुरान वगैरह इस तरह के नावल वगैरह हैं, अच्छा, दिल को छूने वाले हैं और जितनी गहराई से समझ रखते हैं मतलब किसी करेक्टर को उभारने में। जी, तो बहुत अच्छा। अच्छा, अपनी सैलरी का कितना % आप बुक खरीदने में खर्च करते हैं? एक लाइब्रेरी भी होगी आपके पास? हमारे पास एक तो जैसे हमारा कंप्यूटर्स का अपना शौक रहा है। हमने अपने फादर का एक इंस्टीट्यूट था, उसमें पढ़ाया भी और लगातार हमको वहाँ किताबें खरीदने और पढ़ने का शौक रहा। तो ये वजह रही कि हमने भले कोई फार्मल डिग्री हासिल नहीं की, लेकिन उन किताबों से सेल्फ स्टडी करके हमने इतना कुछ हासिल कर लिया कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे ही नहीं, वहाँ के टीचर्स भी आके पढ़ने लगे। अरे वाह! ऐसी आध्यात्मिक की किताबें हैं, कुछ साहित्य की किताबें हैं, ये पढ़ने का लगातार शौक बना रहता है। तो जब भी कभी जैसे मान लीजिए ट्रेन में जा रहे हैं तो एक किताब जो है खरीद लेंगे और ट्रेन में जो है पढ़ते चले जाएंगे, या कभी यहाँ छुट्टी के दिन कभी संडे में पढ़ लिया। तो अक्सर ट्रैवलिंग का भी शौक है आपको? छुट्टियों में जाते होंगे घूमने का? हमेशा रहा है, लेकिन मौके नहीं मिलते हैं। कुछ ये जॉब की जो है इस तरह की समस्या रहती है। छुट्टियाँ आने वाली हैं, इसमें कोई प्लान आपने किया कि? देखिए, इसमें 2 प्लान है हमारे। एक तो छुट्टी से पहले ही हमने बुक करा रखा है, 10 दिन का एक कोर्स है मेडिटेशन का। अच्छा। विपासना मेडिटेशन सेंटर लखनऊ में है। तो 10 दिन के लिए वहाँ पे जो है वो चले जाएंगे। वो मोबाइल रखवा लेते हैं और पूरे 10 दिन तक सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो है मेडिटेशन कराते हैं। अच्छा। जिसमें अपने सांसों को कंट्रोल करना, फोकस करना और बहुत गहरे तक उतर के ये देखना कि वास्तव में है क्या, संसार क्या है, हम क्यों हैं, क्या मकसद है हमारे जीने का। मतलब आध्यात्म की तरफ एक अनुभव लेना चाहते हैं कि क्या हम 10 दिन बगैर मोबाइल के रह सकते हैं और बगैर जो है एक जगह बैठ के लगातार अपने सांसों को देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस बीच में घर नहीं आएंगे आप? नहीं, वो एक्चुअली हमारी वाइफ ने भी ट्राई किया था। फार्म भरना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ऑनलाइन होता है। हमारा एक्सेप्ट हो गया, उनका नहीं हो पाया। अच्छा। तो वो घर पे रहेंगे, घर संभालेंगे और हम थोड़ा वहाँ अध्यात्म को देखेंगे। तो जैसे वहाँ पे खाना पीना नाश्ता इसकी उनकी तरफ से फ्री है। तो उसका कोई फीस चार्ज होगी? नहीं, कोई फीस नहीं है, फ्री है की तरफ से। तो वो ये होता है कि जो लोग वहाँ से 10 दिन का कोर्स करते हैं वो अपनी इच्छा से कुछ वहाँ डोनेशन करना चाहें या उसके फिर बाद हायर कोर्सेज होते हैं। अच्छा। तो वो लोग जो करना चाहते हैं वो अपना वहाँ पे कंट्रीब्यूशन देते हैं, डोनेशन देते हैं, जिनको भी फायदा होता है। तो हर आदमी चाहता है कि कैसे आपका इस तरफ से रुझान आ गया कि? चूँकि अब देखिए लगभग 60 साल की उम्र हो गई और एक एवरेज आदमी की ज़िंदगी इस समय 80 साल या उससे ज़्यादा नहीं होती है। 80 साल के बाद अगर है भी तो इतना एक्टिव होता नहीं कि आदमी वो कुछ कर पाए। तो अब जो ये 15-20 साल का ये दौर बाकी है, तो इसमें कुछ कर जाएं इस तरीके से कि अपने आप को तो कम से कम आदमी पहचान सके, समझ सके कि वास्तव में हम हैं क्या। तो ये थोड़ा सा रुझान जगह कि कम से कम जो इतना वो सीखा हुआ है तो उसको अब जो है अमल करने का। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे और है कि नौजवान पीढ़ी आज हमारी बहुत मायूस है ना? बहुत सारे केसेस देखते हैं कि खुदकुशी कर लेती है, उन पर प्रेशर भी होता है कि भाई वो ऐसा है कि इतने वो परसेंटेज लाइए, इतना वो लाइए, माँ बाप का भी प्रेशर रहता है, कॉलेज से भी रहता है। उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? असल में एजुकेशन जो है खाली बच्चों के लिए नहीं, गार्जियंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि जब बच्चा गर्भ में है तो उस समय प्रेग्नेंट लेडी के लिए, उसके फादर के लिए भी एजुकेशन ज़रूरी है कि उसे बच्चे को आगे कैसे जो है पालना है। शुरू में उसे क्या सिखाना है, जब वो स्कूल में जा रहा है तब उसको क्या सिखाना है, जब कॉलेज में जा रहा है तो उसके साथ उसे कैसे बिहेव करना है। बच्चों का आपस में कंपैरिजन करना कि पड़ोस के इस बच्चे के इतने नंबर आ गए, तुम्हारे इतने नहीं आए, या फिर जो है उससे ज़्यादा हाईएस्ट जो है एक्सपेक्टेशन रखना कि हम डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, तो अब तुम बन के दिखाओ। ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, तनाव डालता है। और वो बच्चे जब उस पर अपने एक्सपेक्टेशन पे गार्जियंस के नहीं उतर पाते हैं तो फिर इस तरह के वो कदम उठाते हैं। तो गार्जियंस को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने अपने बच्चों के ऊपर कभी इस तरह से नहीं किया और शायद यही वजह है कि आज हमारे बच्चे अच्छी स्थिति में हैं। हमारा बेटा जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 24 लाख के ऊपर उसका पैकेज है। हमारी बेटी जो है उसने B.Pharm M.Pharm किया, इस समय वो भी हैदराबाद में एक जॉब कर रही है फार्मा कंपनी में। उनके ऊपर कभी प्रेशर नहीं डाला, उनको जिस फील्ड में जाना है सपोर्ट किया, पूरा सपोर्ट किया। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे प्रिंसिपल साहब बाबा ठाकुरदास इंटर कॉलेज के सुदाम चंद चंदवानी जी।
आपने सुना, कितनी अच्छी गुफ्तगू हुई और हर चीज़ को बहुत बारीकी के साथ आपने सुनाया। संगीत प्रेमी भी हैं, आपने गीत भी सिंधी में सुनाया और हम समझते हैं कि इस गुफ्तगू से, इस परिचर्चा से हम सब लोग जो हैं फ़ायदा उठाएंगे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और फिर अगले हफ्ते किसी एक नई हस्ती के साथ आपसे रूबरू करवाऊँगा। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सभी को नमस्कार।